विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग, उसमें आज हमने करना है जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट, प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। प्री के हिसाब से क्वेश्चन बताता रहूंगा मैं कहां कहां पर याद करना है, और मेंस के लिए पूरा ही याद करना है। ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल में चलने वाली, क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। जब आपसे पूछेगा जेट स्ट्रीम क्या है, तो आपने इसी तरह से डिफाइन करना है उसको। क्षोभ मंडल में चलने वाली अत्यंत तीव्र गति के पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। ये वायु धाराएं लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी और 2 से 3 किलोमीटर मोटी संक्रमण पट्टी में प्रवाहित होती हैं। इनकी सामान्य गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किंतु कोर में इनकी गति, यानी बीच में कोर में इनकी गति 320 किलोमीटर से 480 किलोमीटर प्रति घंटे तक पाई जाती है। कितनी? 320 किलोमीटर से 480 किलोमीटर प्रति घंटे पाई जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो कोर में होती है। ठीक है, सामान्यतः जेट वायु धाराएं उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती हैं। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा आपको 20 से 8 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिख रही होंगी आपको, जेट स्ट्रीम चल रही है। उसके बाद 20 से 35 के बीच में आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई दे रही होंगी, जेट स्ट्रीम दिख रही है। 35 से 60 के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई दे रही है, और 60 से 70 से ऊपर ध्रुवीय प्रदेश की ओर चलते हुए दिखाई दे रही होंगी। एरो से डिनोट करते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ 60 से नीचे दिखाई दे रही होगी आपको। तो आपने बोलना सामान्यतः जेट वायु धाराएं उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यह मुख्यतः 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। अन्य अक्षांशों के ऊपर यह रॉसबी वेव्स के रूप में मिलती है। किस वेव्स के रूप में? रॉसबी वेव्स के रूप में मिलती हैं। जेट पवन सरिता की गतिज ऊर्जा प्रचंड वायु वेग की संकरी पट्टी में केंद्रित होती है। इन जेट धाराओं की उत्पत्ति का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। अब यह ध्यान रखना है, यहाँ पे हाईलाइट करना आपने, जेट धाराओं की उत्पत्ति का संबंध। जेट धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब और उसके ऊपर क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर अभी वो परिध्रुवीय भंवर है। सर्कमपोलर वर्ल, वर्लपूल समझते हैं भंवर, तो सर्कमपोलर वर्ल से है। ये लास्ट वाली लाइन आपने खास ध्यान रखनी कि जेट धाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है। तो उसने 2 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ताप प्रवणता, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ताप प्रवणता। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। दूसरा, ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब और उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब। और जब उच्च दाब और निम्न दाब, नीचे हो गया क्या? उच्च दाब, और ऊपर क्या हो गया? निम्न दाब। तो उसकी वजह से क्या बनेगा? सर्कमपोलर वर्ल बनेगा, जिसको बोलते हैं परिध्रुवीय भंवर। यही उत्पत्ति का कारण होता है जेट स्ट्रीम का। क्या होता है? शब्दों को पकड़ना पड़ता है कि भाई शब्द क्या है। तो अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया, लिख लिया, तो आप सिलेक्ट हो। अगर आपने नहीं लिखा तो भले ही आप जेट स्ट्रीम में उड़ के आओ, तब भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो मेन चीज जो बार बार मैं बताता हूं आपको, वो ये बताता हूं कि लिखने से सिलेक्शन होता है, ना समझने से, ना जेट स्ट्रीम में उड़ने से, है ना। 320 किलोमीटर प्रति घंटे से 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ के आओ जेट स्ट्रीम में, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। कब होगा? जब आप उसको लिख दोगे, परिध्रुवीय भंवर का प्रयोग करोगे, ठीक है, ताप प्रवणता जैसे शब्दों का प्रयोग करोगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जेट प्रवाह 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ध्रुवीय जेट वायु धाराएं। अब ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, कितने प्रकार लिखने हैं आपने, किसके? जेट धाराओं के।
नंबर 1, ध्रुवीय जटवायु धाराएं ये 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से ध्रुवों की ओर क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम और उत्तरी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। कुछ नहीं, डायग्राम देख लीजिए, मैंने आपको बता रखा है। एक प्लस बनाना है आपने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या लिखना है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में कहा? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा हो गया ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, वाताग्र बोलते हैं फ्रंट को। अभी आगे पढ़ेंगे, साइक्लोन का चैप्टर पढ़ना है आपने, उसमें फ्रंट आएगा। तो ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, इनका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलन क्षेत्र यानी 30 से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर 8 से 12 किलोमीटर में होता है। ये जो जेट स्ट्रीम चल रही है जमीन पर नहीं चलती है, ये ऊपर चलती है। चलती ट्रोपोस्फियर में है, लेकिन कहां पर चलती है? ऊपर, 8 से 12 किलोमीटर ऊपर। ठीक है। लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है? 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड। क्यों होता है ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति क्यों होती है? वाताग्र जहां पे भी आएगा शब्द तो समझ लेना कि दो भिन्न स्वभाव वाली हवाएं, वायु राशियां, हवाएं नहीं बोलते हैं, वायु राशियां, दो भिन्न क्या स्वभाव वाली वायु राशियां। अब जब स्वभाव में बोल रहा हूं, इसका मतलब एक ठंडी है, दूसरी क्या? गर्म है। एक आर्द्र है, एक शुष्क है। ऐसा हो सकता है कि एक आर्द्र हो, एक उसमें क्या हो? शुष्क हो। अब जो दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां आमने सामने से टकराती हैं तो उनके बीच में सबसे पहले एक फ्रंट बनता है। क्या बनता है? फ्रंट बनता है। समझ में आ गया? उसी फ्रंट को आप वाताग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और चक्रवात की उत्पत्ति का पहला जो वो होता है क्या, उसके लिए फ्रंट बनना जरूरी है, तभी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, इनका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों एवं उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल गर्म वायु राशियों के सम्मिलन क्षेत्र। अब कहां पर होता है इनका सम्मिलन क्षेत्र? तो 30 से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर 8 से 12 किलोमीटर में होता है। दो विपरीत वायु राशियों के कारण इनकी ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट अधिक होता है। क्योंकि भाई ध्रुवीय शीत वायु राशि बहुत ठंडी होगी और उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशि क्या होगी? काफी गर्म होगी उसके कंपैरिजन में। समझ में आया? तो होता क्या, फ्रंट बनता क्यों है? उसके लिए एक लाइन का प्रयोग करते हैं हम लोग कि दोनों जो वायु राशियां हैं वो अंत तक अपनी जो क्या है विशेषताओं को बनाए रखने का प्रयास करती है, और इस प्रयास में उन दोनों के बीच में क्या बनता है? फ्रंट बनता है। क्या बनता है? फ्रंट बनता है। तो ठीक है भाई, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं, परंतु ये अधिक अनियमित होती हैं। इनकी गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस जेट स्ट्रीम की खोज स्वीडिश वैज्ञानिक रॉसबी ने की थी, इस कारण इसको रॉसबी वेव्स कहा जाता है। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? रॉसबी। इसीलिए ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम को रॉसबी वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉसबी वेव्स। तो क्वेश्चन ये बना है, ट्री में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि रॉसबी वेव्स के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, ध्रुवीय जेट वायु धाराएं, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट, उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट। आपने बोलना है ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया? अगली अब जो जेट स्ट्रीम है उसका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट, उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल पछुआ जेट। ठीक है। इस वायु प्रवाह की स्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के उत्तर ऊपरी क्षोभ मंडल में 10 से 14 किलोमीटर में होती है। कितने ऊपर चलती हैं ये? 10 से 14 किलोमीटर ऊपर चलती हैं, अर्थात 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर 10 से 14 किलोमीटर ऊपर। लैटिट्यूडनल पोजीशन बोलेंगे तो 20 से 35 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड में नहीं चलती है। ठीक है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं चलती हैं। कितने ऊपर चलती हैं? 10 से 14 किलोमीटर ऊपर चलती हैं। इनकी गति 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का
क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह है। हवाओं के साथ बहना पड़ेगा तब आएगा समझ में। क्या बोला मैंने? उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? विषुवत रेखीय प्रदेश में या विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फीयर के बाद एक पतली सी पट्टी आती है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज की पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह है। उत्तर पूर्वी प्रवाह है। ट्रोपोस्फीयर मैंने बताया था आपको 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। मैक्सिमम सीमा कहाँ है? 18 किलोमीटर। और ट्रोपोस्फीयर की मैक्सिमम सीमा कहां पर दिखाई देगी हमें? ध्रुवों पर, विषुवत रेखीय प्रदेशों पर, 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर या 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पर। ऑप्शन देता नहीं हूं वैसे मैं, बोलो। अगर ट्रोपोस्फीयर की मैक्सिमम जो आपको हाइट देखनी है वो कहां दिखेगी आपको? विषुवत रेखा पर दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? यही जो बताया उसने, क्या कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए यही जेट पवनें जिम्मेदार होती हैं। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के बारे में सुना होगा आपने। जाड़ों में बारिश होती है हमारे यहाँ उत्तर भारत में। क्यों होती है? हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ हुआ क्या? कैस्पियन सी से होता हुआ जो हवाएं आती हैं वो मॉइस्चर लेके आती हैं, फिर उत्तरी भारत में बारिश करती है। तो हम बोलते हैं कि विंटर रेनफॉल क्यों हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो पता चलता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में तमिलनाडु में बोलूं कि तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल क्यों हो रहा है, तो आपने बोलना रिट्रीटिंग मानसून की वजह से हो रहा है, लौटते हुए मानसून की वजह से हो रहा है, या आपने बोलना उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो हवाएं आ रही हैं उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन यही बना दूंगा मैं जब टेस्ट लूंगा, पहले ही लीक कर देता हूं, मैं पेपर में भी आने हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा मैं कि भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य में जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ आता है, उसके लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार होती है? आंसर उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट। उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट यानी पछुआ बोलते हैं वेस्टर्लीज को। ठीक है। अगला उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट। क्या है अगला? उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट। इस जेट स्ट्रीम की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। यह केवल उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में भारत तथा अफ्रीका के ऊपर 14 से 16 किलोमीटर ऊपर, ट्रोपोस्फीयर में 14 से 16 किलोमीटर पर चलती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए यही जेट स्ट्रीम, यही जेट पवन उत्तरदायी होती है। ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन रहा है, ये पीसीएस के भी क्वेश्चन रहे हैं, वनडे में भी पूछने लग गए अब तो, कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम या जेट पवन उत्तरदायी होती है? आंसर उष्णकटिबंधीय पूर्वा। याद रखना आपने, अगर उष्णकटिबंधीय भी नहीं रख सकते तो पूर्वा याद रख लेना। क्या? पूर्वा जेट। गर्म होने के कारण यह जेट स्ट्रीम सतही गर्म व आर्द्र हवाओं को ऊपर उठाकर भारत में संवहनीय वर्षा करती है। इस प्रकार भारत में मानसून का प्रस्फोट हो जाता है। मानसून का प्रस्फोट हो जाता है। चीजें कठिन नहीं होती, हम बनाते हैं उसको। हम नहीं बनाते, दिमाग बनाता है उसको। कौन बनाता है? बहुत सारे लोग होते हैं, फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं। कुछ लोग टॉपर बनते हैं, कुछ लोग मेरिट में नीचे आते हैं, कुछ लोग और कुछ फेल हो जाते हैं, है ना। जो फेल हो जाते हैं वो शिक्षक बनते हैं। नहीं तो ऐसा क्यों होता होगा बताओ तो? क्यों होता होगा? ऐसा थोड़ा कि यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 12 लाख अगर फॉर्म भरे जा रहे तो सारे के सारे क्या है सीरियस है। सारे सीरियस नहीं होते हैं। 1 लाख के आसपास लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, बाकी पूरी भीड़ होती है। 6 लाख के आसपास लोग पेपर देते हैं। ठीक है। प्री निकालते हैं, पहले प्री नहीं निकलता। ऐसा क्यों होता है?
बताओ। दिमाग आपका किसी भी चीज को कठिन और आसान बनाता है। क्या करता है? प्रैक्टिस जो होती है वो क्या करती है? आसान कर देती है चीज को। प्रैक्टिस का मतलब होता है, खाली मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो मैदानी इलाके में रहा है, उसने कभी पहाड़ नहीं देखे, ठीक है, ऊपर चला गया, सुन के रील वील देख के घूमने चला गया, लैंडस्लाइड हो गया, पैनिक अटैक पड़ गया उसको। क्या पड़ गया? वो देख के हैरान हो गया कि ये है क्या भाई, इतना सारा आया कहाँ से मलबा, अब क्या होगा, अब क्या खाऊंगा मैं, कहाँ जाऊंगा। बड़े पैनिक हो जाते हैं। हमारी एसडीआरएफ को परेशान करते हैं, फिर एनडीआरएफ को परेशान करते हैं, एसडीआरएफ को परेशान करते हैं, हाथ पैर छोड़ देते हैं बिल्कुल। क्या मतलब, उठा के ले जाना पड़ता है कई बार उनको। ऐसा क्यों हुआ? उनके दिमाग ने बोल दिया कि भाई क्या हो गया ये। एक पहाड़ का आदमी वो बचपन से देख रहा है क्या, लैंडस्लाइड, उसको प्रैक्टिस है, उसके लिए वो चीज कठिन नहीं है। और एक आम आदमी के लिए जिसने कभी देखा ही नहीं, उसके लिए तो मौत है। तो कई लोग जो मरते हैं वो पत्थर गिरने से नहीं मरते, कई लोग पैनिक होके मर जाते हैं। क्या होगा कि अब फंस गए कि मैं इधर ना उधर। अरे भैया, उत्तराखंड में सब लोग समझदार हैं, उनके पास इतना होता है, जमा किया हुआ रहता है कि आप 1 महीने भी अगर फंसे रहेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे आप। नहीं है समझ में? पर पैनिक हो जाना पहले, ऐसे पेपर में होता है। दूसरी चीज, चैलेंज को स्वीकार करना कि यार क्यों नहीं आ रहा समझ में। हो सकता है भाषा की दिक्कत हो, उसको थोड़ा इंग्लिश में देख लो। यही चीज आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, जो नोट्स होते हैं यही चीज मिलेगी आपको, ऐसा ही लिखा हुआ होगा। बस उपोष्ण कटिबंधीय की जगह सब ट्रॉपिकल लिखा होगा, उष्ण कटिबंधीय की जगह ट्रॉपिकल लिखा होगा। समझ में आ गया? अगला, जेट प्रवाह का सूचकांक चक्र। अब ये फिर मेंस का क्वेश्चन होता है। इसके लिए 4 डायग्राम बनाते हैं, आप देख रहे होंगे दाईं तरफ, दिख रहे हैं 4 डायग्राम दिख रहे हैं, ये बनाने पड़ते हैं। इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम बोलते हैं इसको, इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की स्थिति तथा विस्तार में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रायः परिवर्तन होता रहता है, जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग सीधे पश्चिम पूर्व दिशा में प्रवाह से लेकर विसर्पित यानी मियंडरिंग तक हो जाता है। मियंडर बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग हम वैसे जब नदी मोड़ लेती है वहां पर बोलते हैं मियंडर। क्या बोलते हैं? नदी जैसे बल खाती हुई मतलब चलती है ना मोड़ लेके, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं? मियंडर। अगर आप इसमें भी देख रहे होंगे तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी मोड़ लेती है, वैसे ये हवा भी क्या करती है, इसमें भी क्या होता है ऐसे। यहां पर जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? मियंडरिंग। इस प्रकार सीधे प्रवाह से लेकर लहरनुमा प्रवाह मार्ग के बनने की अवधि को सूचकांक चक्र यानी इंडेक्स साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। इससे जेट स्ट्रीम का विकास चक्र संज्ञा भी प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? जेट स्ट्रीम का विकास चक्र संज्ञा भी प्रदान की जाती है। प्रथम अवस्था, अच्छा जिन्होंने मेंस की तैयारी की है, कभी भाई से पूछना आप, उनको मेंस की तैयारी कराई है मैंने। अगर आप आज भी पूछोगे ना जेट प्रवाह का सूचकांक चक्र, तो उन्होंने इसको इतनी बार लिखा है उसका आंसर बता देंगे आपको, डायग्राम भी बना के दे देंगे। तो बस अंतर इतना होगा कि जब तक प्री नहीं निकला लोग करते ही नहीं है। तरीका वैसे ये होता है कि पहले ही कर दो मेंस की तैयारी, क्या कर दो, और तब प्री निकाल के तब मेंस में दिक्कत नहीं होती। ठीक है। प्रथम अवस्था, जेट स्ट्रीम की यह स्थिति ध्रुवों के पास होने के कारण इसे उच्च कटिबंधीय सूचकांक हाई जोनल इंडेक्स कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस धारा के उत्तर में ध्रुवीय ठंडी हवा तथा दक्षिण में गर्म पछुआ हवा होती है। जेट स्ट्रीम का संचार पश्चिम से पूर्व लगभग सीधे मार्ग में होता है। क्योंकि अभी तक रॉसबी लहर का निर्माण नहीं हो पाता है, धरातल पर ठंडी ध्रुवीय वायु राशि एवं गर्म पछुआ वायु राशि के अभिसरण यानी कन्वर्जेंस के कारण चक्रवातीय दशा का आविर्भाव होता है। चक्रवातीय दशा का आविर्भाव होता है। अब ये समझना पड़ेगा, इनको पकड़ना पड़ेगा आपको। क्या? ठंडी ध्रुवीय वायु राशि, गर्म पछुआ वायु राशि। अब गर्म पछुआ, गर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस जगह से वो चल रही है वो गर्म क्षेत्र है, ध्रुवों से जो चल रही है वो ठंडा क्षेत्र है। तो जो ध्रुवों से चलेगी वो कैसी होगी? ठंडी ध्रुवीय वायु राशि।
गर्म पछुआ वायु राशि के अभिसरण यानी मिलने कन्वर्जेंस के कारण चक्रवातीय दशाओं का आविर्भाव होता है। उतना बढ़िया चक्रवात बनेगा वहां पर जहां पर जिनमें क्या टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा होगा। एक जगह से ठंडी हवा आ रही है, एक जगह से गर्म हवा आ रही है, तो समझ लो उतना बढ़िया चक्रवात बढ़िया नहीं होते हैं वैसे, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन बारिश भी करते हैं। सारी जगह मानसून थोड़ा आता है। जो चक्रवात वाले क्षेत्र हैं वहां पे बारिश ही चक्रवात के कारण होती है। वो तो हमारा देश स्पेशल है, मतलब हमारा भूगोल इस प्रकार के कि हमारे यहाँ मानसून है, वरदान है मानसून हमारे यहाँ, है ना। और मानसून ऐसा है कि वो नुकसान भी नहीं पहुंचाता। मतलब चक्रवात जो है ना उसमें हवाएं भी होंगी, बारिश आएगी तो साथ में उड़ाएगा भी वो। मानसून उड़ाता नहीं है, नुकसान नहीं करता। हाँ, ज्यादा बारिश हो गई तब नुकसान होता है, क्लाउड बस्टिंग वगैरह अगर हो गई तो नुकसान होता है। बट वैसा नहीं होता कि पूरे मकान ही उड़ गए, कि मानसून आ गया जी केरला के सारे मकान उड़ गए, ऐसा नहीं होता। बारिश आती है, ज्यादा बारिश आती है, लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड की वजह से अगर आपने नदी मार्गों को बाधित कर रखा है, आपके निर्माण कार्य गलत जगह पर है, पानी वाली जगह पर है, तो फिर नुकसान होगा। ठीक है ना। तो गलती किसकी नहीं है? किसकी गलती नहीं है? मानसून की गलती नहीं है। गलती किसकी है? जब शहरों को बसाया जाता है तो दूरदृष्टा जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, दूरदृष्टा होना चाहिए। जैसे यही है क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, अब ऊपर डैम बना दिया और कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, उड़ जाएंगे। बहना बहुत दूर की बात है, उड़ जाएंगे, है ना। वहां से जो फ्लो आएगा उसके साथ जो हवा आएगी ना, आगे जो प्रेशर होगा उसी में उड़ जाएंगे। अगर छत में खड़े होंगे तो उधर मिलेंगे कहाँ? तो हरिद्वार साइड में मिलना, बंगाल की खाड़ी में है। तो ये नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए पहले। लेकिन मैंने कहा ऊर्जा आवश्यकता है, क्या करें? सदावाहिनी नदियों पे तो बनेंगे डैम। सदावाहिनी नदियां जो होंगी वहीं बनेंगे डैम। दक्षिण भारत की नदियां सदावाहिनी नहीं है, एकमात्र नदी है सदावाहिनी, कौन सी? कावेरी। बाकी सदावाहिनी नदियां नहीं है। आजकल उनके पाट देखना इतने चौड़े होंगे कि आप बोलोगे ये तो समंदर है अपने आप में। और गर्मियों में जाना, खरबूजे दिखेंगे वहां, ककड़ी लगी हुई होगी, खेती कर रहे होंगे लोग। आपको सोच भी नहीं सकते आपके यहां से कभी पानी जाता होगा। चलो जी, तो प्रथम अवस्था बता दी मैंने आपको। प्रथम अवस्था बता दी। धरातल पर ठंडी ध्रुवीय वायु राशि एवं गर्म पछुआ वायु राशि के अभिसरण के कारण चक्रवातीय दशाओं का आविर्भाव होता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? समय के साथ जेट स्ट्रीम में लहर, वेव का निर्माण होने लगता है। डायग्राम में भी देखिए, साथ में डायग्राम भी देखना है। समय के साथ जेट स्ट्रीम में लहर, वेव का निर्माण होने लगता है। इस तरह रॉसबी लहर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप रॉसबी लहर के आयाम यानी एम्पलीट्यूड में वृद्धि होने से जेट स्ट्रीम का भूमध्य रेखा की ओर विस्तार होने लगता है। फलस्वरूप शीतल ध्रुवीय वायु भूमध्य रेखा के अधिक निकट और उष्णकटिबंधीय वायु ध्रुवों के अधिक निकट पहुंच जाती है। अब यहां से यह क्वेश्चन बन सकता है कि जब जेट प्रवाह का सूचकांक चक्र के अंतर्गत, या क्या बोल सकते हैं, जब जेट स्ट्रीम का विकास चक्र चल रहा होता है तो किस चक्र में रॉसबी वेव्स का निर्माण होता है? आपने बोलना द्वितीय अवस्था में। इसमें रॉसबी जो लहर बनती है वो किस अवस्था में बनती है? दूसरी अवस्था में बनती है। तृतीय अवस्था, इसमें जेट स्ट्रीम का प्रवाह पूर्णतः मिएंडरिंग या लहरनुमा हो जाता है, जिस कारण वह भूमध्य रेखा के करीब हो जाती है। ज्ञातव्य है कि प्रथम दो अवस्थाओं में दाब प्रवणता उत्तर दक्षिण होती है, जबकि इस अवस्था में पूर्व पश्चिम दिशा में हो जाती है। जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, दाब प्रवणता होती है, उसकी दिशा पूर्व पश्चिम हो जाती है। ध्रुवीय शीत वायु राशियों का भूमध्य रेखा की ओर तथा उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों का ध्रुवों की ओर भारी मात्रा में डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है। चौथी अवस्था, जेट स्ट्रीम के अत्यधिक देशांतरीय प्रवाह के कारण तरंग का विच्छेद हो जाता है, जिस कारण वे मूल धारा से अलग कर चक्राकार मार्ग से प्रवाहित होती हैं।
इस तरह चक्राकार वायु प्रणाली की कई कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं। जेट स्ट्रीम के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग अर्थात दक्षिणी भाग में चक्रवातीय कोशिकाओं तथा ध्रुवों की ओर वाले भाग अर्थात उत्तर में प्रति चक्रवातीय कोशिकाएं बन जाती हैं। इस तरह की विलग चक्रवातीय कट ऑफ 2 मिनट विलग, इस तरह की विलग चक्रवातीय या विलग प्रति चक्रवातीय वायु प्रणाली जेट स्ट्रीम के पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाह को बाधित करती है। जेट स्ट्रीम की यह अवस्था निम्न कटिबंधीय सूचकांक यानी लो जोनल इंडेक्स कहलाती है। लो जोनल इंडेक्स से क्वेश्चन बन चुका है कि लो जोनल इंडेक्स क्या होता है, मेंस में लिखने के लिए आ सकता है 50 शब्दों में कि लो जोनल इंडेक्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद है जेट स्ट्रीम का महत्व। धरातल पर पाए जाने वाले मौसम तथा जेट स्ट्रीम में घनिष्ठ संबंध होता है, किंतु जेट स्ट्रीम के बदलते स्वरूप के बारे में मौसमविदों को पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। अब आप बोल रहे होंगे कि बहुत टफ हो रहा है। टफ जब मौसम विज्ञानियों की समझ में नहीं आया तो आप तो अभी क्या हो, शिशु अवस्था में हो। आपने उतना ही करना है जितने में आपको नंबर मिले। जैसे मैंने कहा जेट प्रवाह का सूचकांक चक्र, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। कितने का? इसको तैयार करके रख दो, बार बार लिखो, बिना देखे लिखो, डायग्राम बना दो, है ना। वहां जाने की कोशिश मत करो कि हम जी ट्रोपोस्फीयर में 16 किलोमीटर ऊपर जाके देखेंगे कैसे हो रहा। नहीं देख सकते। या हम सैटेलाइट पे जाएंगे, हम नहीं जा सकते। फिलहाल आपने अगर सिलेक्शन लेना है तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, तैयार कर दीजिए। फिर बोलेगा वो जेट स्ट्रीम का महत्व क्या है। तो जेट स्ट्रीम के महत्व में अगर मैं बोलूं कि ध्रुवीय वाताग्र जहां पर चक्रवातों तथा तूफानों का जन्म होता है, उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम से संबद्ध होते हैं। जब कभी मध्य अक्षांश से चक्रवातों का पथ जेट के नीचे पड़ता है तब उनकी प्रचंडता में वृद्धि हो जाती है और वृष्टि की मात्रा भी अधिक हो जाती है। यानी वृष्टि बोलते हैं वर्षा, तब खूब अच्छी बारिश होती है। जेट स्ट्रीम के कारण धरातलीय यानी निम्न तलीय धरातलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन होने से स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव, बाढ़, सूखा आदि आते रहते हैं। अब एक तरफ से तो हम बोल रहे हैं बाढ़ पे निबंध लिखो। बाढ़ को बड़ी बुरी तरह से देखते हैं आप लोग कि बाढ़ बुरी होती है। बाढ़ बुरी नहीं होती भाई। बाढ़ बुरी तब होती है जब जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप उतनी खाद कभी डाल ही नहीं सकते, उतनी एलिवेबल सॉइल नहीं, कहां से लाओगे आप? कितने ट्रॉली डालोगे आप? एक बाढ़ आती है बिहार में, है ना, और हिमालय से लाई हुई जितनी भी जलोढ़ मिट्टी उसको बिछा देती है, न्यू खादर जिसको बोलते हैं। क्या आप उतनी मिट्टी बिछा सकते हो? बार बार नहीं बिछा सकते। तो फर्टिलिटी है, जमीन इतनी उपजाऊ है कि क्या बताना। बीज डालो बस, उसके बाद पैदावार ही पैदावार है ना। इजराइल में बाढ़ नहीं आती है, वहां देख लो क्या हाल है। अरब में बाढ़ आती होगी, कभी बारिश आती होगी अगर वहां, तो अरब में क्या स्थिति है? डेजर्ट है। बाढ़ क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि जहां पर मानव निवास होंगे वहां पर जब पानी बढ़ जाएगा तो हम बाढ़ को बुरी तरह से क्या करते हैं, प्राकृतिक दृष्टि से देखेंगे तो फर्टिलिटी को बढ़ाने यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? बाढ़। तो ये समझ में आ गया। स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव। अगला, जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में क्षैतिज अभिसरण यानी कन्वर्जेंस तथा अपसरण यानी डाइवर्जेंस होने लगता है। ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण एवं अपसरण होने से उच्च तलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है। उच्च तलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है। अगला क्या है? जेट स्ट्रीम में वायु का लंबवत संचार 2 रूपों में होता है। चक्रवातों में हवा ऊपर उठती है और प्रति चक्रवातों में वायु प्रणाली में हवा नीचे बैठती है। इस तरह उच्च तलीय हवा के ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी संचार होने से क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के हवाओं में तेजी से मिश्रण होता है, जिस कारण मानव जनित प्रदूषण का क्षोभ मंडल से समताप मंडल में परिवहन कर दिया जाता है। भाई, हमने इतना पोल्यूशन फैलाया है कि अगर वो ट्रोपोस्फीयर में रहता तो सांस लेना मुश्किल हो जाता। वो तो शुक्र है कि ये जेट स्ट्रीम है, जिसकी वजह से क्या होता है, चक्रवात और प्रति चक्रवात हवा को ऊपर उठाना और कहां पहुंचाना,
स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आपने स्ट्रेटोस्फीयर में को भी पॉल्यूट कर दिया है, मनुष्य ने क्या कर दिया, ट्रोपोस्फीयर तो है ही पोल्यूशन, साथ में स्ट्रेटोस्फीयर में भी पोल्यूशन क्या है, पहुंच चुका है। और वो किस कारण हुआ है, और अगर ये ना होता तो सांस लेना मुश्किल होता। समझ में आ रहा है? दिल्ली में एक जगह पड़ती है बदरपुर, हाँ शायद बदरपुर, थर्मल पावर स्टेशन है, वहां पर कोयला जलाते हैं। आप उस तरफ से गुजरोगे तो ऐसी स्मेल आएगी हर समय, दिन रात सुबह शाम, वहां पर एक अजीब सी स्मेल है, क्योंकि बिजली पैदा हो रही है, कोयला जल रहा है, और वो जो पोल्यूशन है वो बैठा हुआ रहता है। कोहरा लग गया तो भाई और स्थिति खराब हो जाती है। रेड लाइट पे जैसे ही गाड़ी रुकती है थोड़ी देर के लिए, उतनी देर में आंखों में चिड़चिड़ी मचने लग जाती है, इतना पोल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि रुका हुआ है। अगर वो क्या हो जाए, हवा, जैसे आप जहां पर रहते हैं वहां पोल्यूशन क्यों नहीं है, इतनी गाड़ियां आ रही है, क्यों पोल्यूशन नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो हवाएं चलती है ना, उसकी वजह से पोल्यूशन क्या हो जाता है, रुकता नहीं है यहां पर। समझ में आ गया? इसीलिए जब दिल्ली से आप जाइए, ऋषिकेश से दिल्ली जाइए, फिर जब दिल्ली से ऋषिकेश आ रहे होंगे तो जब आप रुड़की को पार करेंगे तब आपको लगेगा कि सांस आ रही है कि नहीं। जेट स्ट्रीम में वायु का लंबवत संचार 2 रूपों में होता है, ये बता दिया मैंने, है ना। और ये बता दिया कि प्रदूषणों का क्षोभ मंडल से समताप मंडल में परिवहन कर जाता है। अगला, दक्षिणी एशिया के मानसून पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वास्तव में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जेट स्ट्रीम से प्रभावित होती है। अब मैं यहां से अगर क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि ऋतु विज्ञानियों के अनुसार जेट स्ट्रीम का क्या महत्व है, कौन कौन से महत्व हैं, ये 4-5 ऑप्शन दे दूंगा मैं, और फिर पूछूंगा कितने सही है, इसमें महत्व वाले कौन से हैं, बिना महत्व के कौन से हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद अगला मैंने पढ़ाना है आर्द्रता तथा वर्षा, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर है, इसको ढंग से पढ़ना है आपने। इसमें बादलों या मेघों के प्रकार भी पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बना हुआ मेंस में, बादलों के प्रकार, प्री में क्वेश्चन बन जाते हैं बादलों के प्रकार से, ठीक है। बहुत सारे बादल पढ़ने हैं अगले लेक्चर में।